सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? सो आज की जो वीडियो है वो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके एमसीक्यूज़, जिसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम आपके अप्रॉक्स 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ आप लोगों के। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग और उनके आंसर्स को भी ट्राई करेंगे कि वो आंसर ही क्यों है, उस जो आगे के वो 4 ऑप्शन है वो इसके आंसर क्यों नहीं है। ओके, और कुछ और चीज़ें मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरी ये जो पॉलिटी की सीरीज़ है उसको आप फॉलो कर रहे हो तो अब तक आप लोगों को पता होगा कि 4 to 5 वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ। और आई होप आप लोग इन वीडियोज़ को, मतलब ये एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने से पहले वो वीडियोज़ ज़रूर देख कर आए हो, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जितने भी एमसीक्यूज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो सब के सब मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, सो एक चीज़ तो आपकी ये होगी है कि आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखिए, तब इस एमसीक्यू के सेक्शन पर आइएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मुझे आपको बोलना है कि हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी राइट आंसर्स अटैम्प्ट किए हैं, जितने भी आपके सही होंगे, उनको आप कॉमेंट करो प्लीज़। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो सब मुझे इसके कमेंट चाहिए कि हमारे इतने आंसर ठीक हुए, इतने आंसर ठीक हुए हैं। ओके, और चलिए फिर देख लेते हैं इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को, बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है, अच्छा एक और चीज़ कि इन क्वेश्चंस को मैंने, जैसे कि मैंने वीडियोस को लाया है कि पहले हमने हिस्ट्री को देखा है, देन हमने एक्ट्स को देखा है, फिर हम लोगों ने प्रियम्बल को देखा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं, मतलब वीडियोज़ को लेकर आए हैं, तो उस सेम सीक्वेंस में क्वेश्चंस नहीं चलेंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक बार आपको इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ो, आंसर को आप टिक करने की कोशिश करो और उसका आंसर आप लिख लो, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, अब तक आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सो आपको ये तो पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, उसने फ्रेम किया है, एक कॉमा यहाँ पर होगा। विच वॉज फॉर्म्ड अंडर द, मतलब वो किसके अंडर इसको फॉर्म किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसके अंडर में बनाया गया था? आपके ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान, ओके, नेक्स्ट आपका है ऑगस्ट ऑफर, सेकंड है क्रिप्स मिशन, और थर्ड है नन ऑफ दिस। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस में हम अप्रोच भी देखते हुए चलेंगे कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एलिमिनेशन मेथड को भी देखते हुए चलेंगे, कुछ ट्रिक्स को भी देखते हुए चलेंगे कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको क्या अपने माइंडसेट को रखना है व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ओके, सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम, पहले तो आपको डेट पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कब हुई थी। तो अगर हम देखें तो 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। 1946 में आप लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो अगर आप लोगों को इन सबका डेट याद है तो आप लोग कुछ कुछ हद तक रिलेट कर पा रहे हो। अगर डेट नहीं याद है तब भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो कैसे देखोगे भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगस्त ऑफर है, ये आपको पता है कि ये थोड़ा पहले ही आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको यहाँ तक कंसीडर नहीं करोगे। आपका बेसिकली जो कन्फ्यूजन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग्स में, वो होगा क्रिप्स मिशन और आपका कैबिनेट मिशन में। इन दोनों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज है, और अगर आपने वीडियो देख रखी हो तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कर रहे थे उसमें। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी लानी पड़ेगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊँ तो कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था तो वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की बात की गई थी, जिसने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। अब अगर आप लोग कैबिनेट मिशन प्लान जिन्होंने भी टिक किया है, मतलब जिनका भी आंसर कैबिनेट मिशन प्लान था, वेल एंड गुड। आप लोग इसकी, जो मैंने टाइम नहीं लिख रखा तो आप इसका टाइम, मतलब ईयर देख लो, कौन सी ईयर में इसको ये सब आए गए थे और के अंदर हुआ क्या था। तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा, एक अपने खुद के नोट्स बन जाएंगे व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात करता है आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, मतलब उस टाइम जब हम मेंबरशिप को देख रहे हैं तो उस टाइम कितने लोग थे। मेंबर्स बताने, ये चीज़ आपको पता है, मेंबर्स को बताने कितने मेंबर थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के बाद कितने मेंबर थे, आफ्टर पार्टीशन कितने मेंबर थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है, ये बहुत शॉर्ट
शॉर्ट आंसर होने वाला है, इसमें आप ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई ट्रिक यूज़ करना है तो यू कैन, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें तो अगर आपको याद होगा, जब हम अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, एक बार हम ये भी देखते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि नहीं इतने ही होंगे, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, पार्टीशन से पहले हमारे 300 प्लस थे, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, पार्टीशन होने से पहले हमारे 300 प्लस थे। आफ्टर पार्टीशन हमें ये भी याद होना चाहिए कि 300 से कम हो गए थे हमारे पार्टीशन के बाद, तो आपका ये आंसर तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके बचे ये 3 आंसर, ये 3 आंसर आपके 200 के रेंज में है। उसके बाद अगर आपको पता होगा जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे, मतलब वहाँ पर जो नॉमिनेशन हुए थे, वहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ था, वो जो टोटल मेंबर वहाँ से आए थे, वो आपके थे 273, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी आपको नहीं ही लग रहा होगा। अब ये दोनों आंसर 296 और 295 मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसे टाइम पे क्वेश्चन का आपका एग्जैक्ट आंसर पता हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर नहीं पता हो तो मैं सही बताऊँ तो आपको उसको स्किप कर देना चाहिए, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हर टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ओके। बट अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊँ, 296 मेंबर थे आफ्टर द पार्टीशन, और पार्टीशन से पहले अगर हम बात करें 399 मेंबर्स आपके पार्टीशन से पहले थे अप्रॉक्स, इतना बोल सकते हो, ओके। थर्ड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी, देखो यहाँ पर आपकी न्यू दिल्ली। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली कहाँ पर थी, पहली मीटिंग वो हुई कहाँ थी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पर बन सकता है, तो ये भी अगर आप नोट कर रहे हो तो उसको नोट कर लीजिए। और पहली बार अगर हम बात करें कब मिली थी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शन है, वो अगेन यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देने का मेरा मेन रीज़न है क्योंकि हमें वो थ्योरी डेवलप करनी है अपने माइंड में, वो प्रैक्टिस लाना है अपने माइंड में कि हमें किस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर ऑप्शन हो तो उसे कैसे एलिमिनेट करना है। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोगों को पता है कि 1946 में बनी थी, ठीक है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, हमारा ये बेटर है, ठीक है। 1946 में हमारी ये भी बेकार है, गिव मी अ सेकेंड, ये लेते हैं, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें पता है 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो पहले तो 1946 वाला ऑप्शन देख लो, उसके बाद सबको एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास एक 1946 वाला ये ऑप्शन है, एक 1946 वाला ये 46 वाला ये ऑप्शन है। तो बी और डी आपके पहले ही हट गए, तो इनको आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 13 दिसंबर, थोड़ी सी तो याद वाली लाइन है, थोड़ा थोड़ा तो आपको इस बारे में पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को लेकर आए थे। तो ये वाला आंसर हमें नहीं लगाना है, हम लगाएंगे 9 दिसंबर 1946। ये जो क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो 9 दिसंबर 1946 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डालने का मेन मोटो क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को डालने का एक मोटो है। तो इसका क्या है, पहली बात तो जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने देखा है फिर भी अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो गाइस रिवाइज योर नोट्स। उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो वापस से वीडियो देखो जाकर, ओके। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन हो सकते हैं अगर हम बात करें, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर हम बात करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट प्रेसिडेंट बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप कई सारे बच्चे होंगे यहाँ पर बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद भी तो हो सकते हैं कि वही प्रेसिडेंट थे, वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका कौन से थे, परमानेंट पूछा गया है कि टेम्परेरी पूछा गया है, बट अगर हम इन जनरल बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा ही थे ना। बेशक वो कुछ टाइम के लिए बने थे पर बने तो वही थे फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। सो होप आपको इस आंसर में ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई। नेक्स्ट ही क्वेश्चन मैंने परमानेंट वाला भी डाला है, परमानेंट वाले कौन थे। तो अगर हम परमानेंट बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट तो इसका आंसर सिंपल राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, इसके आगे आपको आगे की डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच एक्ट, यहाँ पर एक्ट है अबॉलिशन की बात करें, अबॉलिश द कंपनी रूल। कंपनी रूल को किसने हटाया था, तो अगर हम कंपनी रूल वाला जब हम एक्ट को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1857 का रिवोल्ट के बाद यहाँ पर आपकी कंपनी रूल हट गई थी, इसके बाद हमारा क्राउन रूल आ गया था, ओके। सो आपको ये चीज़ पता है। अब आपको ये चीज़ पता है तो इसके बाद हमारे पास अबॉलिशन की बात आ रही है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हमारा कंपनी रूल हटाकर क्राउन रूल ले आया गया था।
होप तो ये आपको ठीक ठीक क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ लेवल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश इंडियन एक्ट ले नहीं होगा, ये लेड होगा, लेट डाउन द प्रोविजन दैट देयर कुड बी ओपन द कॉम्पिटिशन फॉर ICS। ICS मतलब होता है आपका इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस जो था वो आपका कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था? इसका आंसर मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था जब मैं ये वाला क्वेश्चन, आई गेस BHU का क्वेश्चन है, 2020 का ही ये क्वेश्चन है कि बस ये क्वेश्चन था कि ICS जो लाने वाले थे वो कौन थे, मतलब अगर हम इंडियन सिविल सर्विस के फादर बोले तो वो कौन थे। अगर आपको पता है तो प्लीज़ गाइस डू कमेंट, ओके। बट अभी अगर मैं यहाँ बात करें तो चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग्स में आपका इंडियन सिविल सर्विसेज को ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस के लिए कंपटीशन को ओपन किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो इलेक्शंस की बात आपकी गई थी। इलेक्शन की बात आप लोगों की फर्स्ट टाइम अगर आपको याद हो तो 1909 में हमने बात किया था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, जहाँ पर ये बात की गई थी कि इलेक्शन करवाए जाएंगे तो मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्शन, मतलब मुस्लिम वाले जो लोग होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनको वोट करेंगे और हिंदू कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चों लोगों को वोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम इलेक्शंस की बात की थी, इलेक्शन का जो प्रिंसिपल था वो लाया गया था। तो 1909 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में इलेक्शन का जो प्रोविजन था, जो प्रिंसिपल था वो लाया गया था। 1909 को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट है, ओके। सो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, केम इनटू फोर्स की बात कर रहा है ऑन 26 जनवरी 1950 में। हमारा 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अडॉप्ट कर लिया था, उसको हमने इन्फोर्स में लाया था। अडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर को किया था, बट हमने उसको इन्फोर्स में लाया जब कमेंट्स किया इसको, अब तो हमने 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। विच एक्ट और गवर्निंग डॉक्यूमेंट डिड इट रिप्लेस, मतलब इसने कौन से गवर्निंग डॉक्यूमेंट को रिप्लेस किया था, क्योंकि इससे पहले भी तो ऑलरेडी कोई ना कोई चीज़ होगी जो हमारे इंडिया को चला रही होगी, ठीक है। तो इससे पहले क्या चीज़ थी जो हमारे इंडिया को चला रही थी, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, वो क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर जैसे कि एकदम न्यू क्वेश्चन है, एकदम न्यू क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये दोनों एक्ट तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि इनका कोई यहाँ इस क्वेश्चन से कोई रोल नहीं आता, क्योंकि 1919 और 1909 की बात करें, ठीक है। अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करते हैं तो 1947 में आया, बट उसके बाद 1950 की बात करें तो उस टाइम पीरियड के दौरान में कौन सा डॉक्यूमेंट या फिर कौन से गवर्निंग डॉक्यूमेंट था जो यूज़ किया जा रहा था हमारे इंडिया को गवर्न करने के लिए, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आई होप आपने वो एक्ट वाली वीडियो देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि बात करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कब किया गया था, ये वाला एक क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमने अभी इन्फोर्स और कमेंसमेंट की बात की है। अब अडॉप्ट और इनैक्ट की जब बात करेंगे तो हमारा नवंबर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसको अडॉप्ट कब किया गया, जब हम आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं, जो मैंने प्रियम्बल वाली वीडियो बताई थी उसमें मैंने अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव आवर सेल्फ ये वाला पॉइंट बताया था ना, वहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर कौन सी डेट थी, प्रियम्बल में कौन सी डेट को मेंशन किया हुआ है, 26 नवंबर 1949 जो डेट मेंशन की गई है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी प्रियम्बल में, वो 26 नवंबर 1949 को मेंशन किया गया है, ओके। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको कमेंस किया था, अगर हम बोले तो इन्फोर्स किया था, ठीक है। अगर हम 20, ये तो गलत ही है, इसमें तो इस टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं था और इस टाइम भी आपका कुछ नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम लोग इस वाली डेट को ऐसे मतलब करते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हम प्रियम्बल के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि प्रियम्बल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल नोन एज, प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, तो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आप इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, बट अगर हम इसको प्रॉपर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसको हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, सोल एज सच नहीं बोला जाता है, बट इसको हम मिला जुला के बोल देते हैं, बट अगर हम इसका एग्जैक्ट आंसर देखें तो हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं हमारे प्रियम्बल को। उसके बाद हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है 32nd आर्टिकल को जो आपके रिट्स की बात करता है,
राइट्स की बात करता है, आपके फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है। जब हम फंडामेंटल राइट्स तक पहुंचेंगे, जब हम उसको करेंगे, तब मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे, और इसको कहा किसने था। वैसे मैं बता देती हूँ, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था 32 आर्टिकल को। ओके, नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर मैंने आपको एक जजमेंट बताई थी जब हम प्रियम्बल को डिस्कस कर रहे थे, जो कि था बेरुवारी में कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको ओवररूल किया गया था केशवनंदा के केस में, और उसमें कहा गया था प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद एक और मैंने केस बताया था जो कि था LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया था इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये जो 3 केसेस हैं इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि 12th क्वेश्चन है आपका। बात करता है फ्रॉम विच अमेंडमेंट प्रियम्बल वॉज अमेंडेड, मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने अपने प्रियम्बल को अमेंड किया है। ओके, सो अभी हम लोगों ने प्रियम्बल के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जिसमें हमने केसेस को देखा। उसके बाद देखो, वैसे तो इन सब अभी मैं एक्ट अमेंडमेंट को नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जब हम अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इन सभी अमेंडमेंट को डिस्कस करने से ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ। बट यहाँ पर एक सिचुएशन है, अगर आपको पता है कि 25th अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, 44th किससे है, 42nd किससे है, 26 किससे, तो आप मुझे ज़रूर इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर है 42nd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, इसको अमेंड किया गया था। ओके, सो 13th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात करता है विच ऑफ द टर्म वर एडेड, मतलब कौन कौन से टर्म्स को ऐड किया गया था आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इन आर प्रियम्बल। इन प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये तीनों ही वर्ड को ऐड किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव किया था, कौन लेकर आया था। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आंसर होगा इसका, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लेकर आए थे। ओके, सो होप ये भी आपको आंसर पता होगा। अब आप इसको लाया कब गया था, 13 दिसंबर को, और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था एनोनिमसली, वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि आगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो लो आ गया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एनोनिमसली एक्सेप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था। तो इसका आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 13 दिसंबर 1946 को उसको लेकर आया गया था। तो 47 हो सकता है, बट अभी हमने 13 दिसंबर को देखा, तो 13 दिसंबर तो नहीं है, 22 जनवरी 1946। भाई ये पहले ही आ गया है ना, आप इसको कैसे यहाँ पर ला सकते हो। तो इसका अगर हम नॉर्मल आंसर देखें तो 22 जनवरी 1947 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का सोर्स क्या, बहुत इजी। वैसे मैंने सोर्सेस अभी डिस्कस नहीं किया, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, मतलब इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये थोड़ा आउट है, बट फिर भी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सोर्सेस वाली वीडियो भी हम देखेंगे। इसका आंसर है US, और जो आपकी प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है। इसकी जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो मैंने आपको प्रियम्बल वाले में बताया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाली जो लाइन है UN चार्टर से ली गई थी। ओके, सो थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द कंट्रीज हैव द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है। कंट्रीज नहीं, यहाँ पर हम एक ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका यूके का आपका एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन मतलब इनका कोई ऐसे स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास भी है, बट ऐसा प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना होता है वो इनके पास नहीं है। ओके, सो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, जो कि बात करता है व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसको 24 जनवरी 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में हमने इसको एक्सेप्ट किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कमेंट्स किया गया था। उससे एक साल पहले ही हमने इसको लेकर आए थे, जो कि 24 जनवरी 1949 में हम इसको लेकर आए थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट ICS ऑफ इंडिया। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस में फर्स्ट कौन था, वो आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये आपके फर्स्ट ICS थे, ठीक है। तो इन्होंने हमारे ICS का जो एग्जाम था उसको पास किया था फर्स्ट टाइम इंडियन में, तो ठीक है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, आई गेस ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको अगेन इसका आंसर पता ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 20th क्वेश्चन पे, द ड्यूरेशन ऑफ द 0 आर। 0 आर मैं यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमने जब टर्म्स वाले जो सेक्शन को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने 0 आर को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के
के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप मुझे बताना चाहो तो 0R क्या होता है वो आप मुझे बता सकते हो। टाइम मैं आपको बताती हूँ जो कि नॉट स्पेसिफाइड। अब कई सारी जगह पर आप इसको देखोगे कि 1R भी लिखा होता है, ठीक है, बट इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। 1 आवर जो इतना मतलब जनरली 1 आवर में इसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर इसको माना जाता है कि 1 आवर के अंदर हम इसको कंप्लीट मतलब कर लेंगे, बट इसका एज कोई टाइम फिक्स नहीं होता क्योंकि यहाँ पर डिबेट होती है, जो भी हमारे जो पब्लिक मैटर्स होते हैं उसमें बात की जाती है, तो एज सच इसका जो टाइम है वो स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड क्वेश्चन पर, जो कि था 20th, और 20 क्वेश्चन मैंने आज की इस सिंगल वीडियो में डिस्कस किया है। तो होप आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आंसर्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, ऑप्शंस पे समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लीज़ आप लोग अपने मार्क्स को ज़रूर मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने नंबर आए, ठीक है, जितने भी आपने सही किए हैं। और अगर आप लोगों ने, मैं ऐसा कोई रिमार्क सेट नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपके 10 से प्लस मार्क्स आए हैं तो आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और आपके जो आपकी प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।